Subscribe to my channel Smile and Learn Civil Engineering and press the bell icon. दोस्तों आज हम पढ़ लेंगे फाउंडेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज से शुरू हो गया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के एमसीक्यूज की बात। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। वेल कैलकुलेटिंग द डेड लोड ऑफ ए बिल्डिंग द वेट ऑफ ब्रिक मशीनरी इज टेकन एज। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी बिल्डिंग का डेड लोड को हम कैलकुलेट करेंगे या फिर ब्रिक मशीनरी का जो आपका यूनिट वेट वो कितना हो जाएगा, 1200 kg पर मीटर क्यूब, 1600 kg पर मीटर क्यूब, 1920 kg पर मीटर क्यूब या फिर 2300 kg पर मीटर क्यूब। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1920 kg पर मीटर क्यूब। तो ब्रिक मशीनरी के लिए हमारा यूनिट वेट हो जाता है 1920 kg पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल सीज। तो देखिए दोस्तों, जब हम क्लेई सॉइल्स में मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना ले लेते हैं, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर या फिर 150 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 90 सेंटीमीटर। जब हमारा क्लेई सॉइल बोला जाएगा या फिर पूछा जाएगा तो मिनिमम डेप्थ हम ले लेंगे 90 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आपका सॉइल हो जाता है सैंडी सॉइल तो वहाँ पे हम डेप्थ, मिनिमम डेप्थ जो है वो हम ले लेंगे 80 सेंटीमीटर, या फिर क्वेश्चनलेस बोलेगा तो फिर हम 80 सेंटीमीटर पकड़ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज दैट ऑफ। तो देखिए दोस्तों, बियरिंग कैपेसिटी सबसे कम कौन सा टाइप का सॉइल में होता है? हार्ड रॉक्स, मॉइस्ट क्ले, सॉफ्ट रॉक्स या फिर लैमिनेटेड रॉक्स। तो देखिए दोस्तों, रॉक्स तो नहीं होगा क्योंकि रॉक्स का बियरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मॉइस्ट क्लेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन हेवी स्ट्रक्चरल लोड्स फ्रॉम कॉलम्स आर रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू द सॉइल ऑफ लो बियरिंग कैपेसिटी द मोस्ट इकोनॉमिकल फाउंडेशन इज। तो देखिए दोस्तों, जब हम कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर सोचिए, फ्रेम स्ट्रक्चर में आपका बीम से या फिर जो स्लैब है उससे आपका कॉलम में लोड ट्रांसफ़र हो जाता है। हेवी स्ट्रक्चरल लोड्स जो रहता है वो आपका कॉलम्स में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस कॉलम के माध्यम से आपका ट्रांसफ़र हो जाता है कहाँ पे? सॉइल पे। लेकिन अगर वहाँ पे जो सॉइल है वो लो बियरिंग कैपेसिटी का है तो हमें जो फाउंडेशन है उस पर चेंज करना पड़ेगा। तो वैसा टाइप का फाउंडेशन मोस्ट इकोनॉमिकल कौन सा होगा? शैलो, डीप, रैप्ड या फिर ग्रिलेज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ग्रिलेज फाउंडेशन। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल हो जाता है आपका ग्रिलेज फाउंडेशन। The maximum total settlement for wrapped foundation on clayey soils is usually limited to। तो देखिए दोस्तों, फाउंडेशन आपको बोला गया है कि रैप्ड फाउंडेशन जो होता है जिसमें सिर्फ एक ही रैप्ड होता है, उसके ऊपर कॉलम्स को उठाया जाता है, तो वहाँ पे रैप्ड फाउंडेशन का टोटल सेटलमेंट मैक्सिमम क्लेई सॉइल के लिए, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेई सॉइल के लिए कितना होना चाहिए? 50 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर या फिर 200 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 100 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर रैप्ड फाउंडेशन ऑन सैंड इज यूजुअली लिमिटेड टू। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन में हमने रैप्ड फाउंडेशन फॉर क्ले हमने ये देख लिया था, इसका मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट हमने देख लिया था। तो सैंड के लिए कितना हो जाएगा? 65 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर, 150 मिलीमीटर या फिर 200 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 65 मिलीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रैप्ड फाउंडेशंस आर जनरली यूज्ड व्हेन द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल फुटिंग इज मोर देन। तो देखिए दोस्तों, रैप्ड फाउंडेशन कब यूज़ करते हैं हम? जब इंडिविजुअल फुटिंग का एरिया कितना होता है? 25% ऑफ टोटल एरिया, 30% ऑफ टोटल एरिया, 40% ऑफ टोटल एरिया या फिर 50% ऑफ टोटल एरिया। तो देखिए दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 50% ऑफ टोटल एरिया। तो देखिए दोस्तों, अगर एक ही फुटिंग 50% ऑफ टोटल एरिया को कवर कर लेता है तो वहाँ पे हम आइसोलेटेड नहीं कर पाएंगे क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। तो टोटल एरिया के जो 50% एरिया अगर ये कवर कर लेता है एक ही फुटिंग, तो दूसरा या फिर और भी जो फुटिंग्स है उसका तो हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जब इंडिविजुअल फुटिंग का टोटल एरिया 50% या फिर उससे भी ज़्यादा हो जाता है तो हम यूज़ करते हैं कौन सा टाइप का फाउंडेशन? रैप्ड फाउंडेशन, जिसमें सिर्फ एक ही आपका रहेगा और फिर उसमें आपका कॉलम्स हो जाएगा, सिर्फ एक ही कास्टिंग रहेगा और उसमें आपका कॉलम्स ऊपर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्लैक कॉटन सॉइल्स इज अनसुटेबल फॉर फाउंडेशन बिकॉज ऑफ इट्स। तो देखिए दोस्तों, ब्लैक कॉटन सॉइल एक्चुअली में होता क्या है? इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्टिकल हमने तीनों पार्टिकल पढ़ लिए थे सॉइल में, जो आपका है माउंट मोरिनोलाइट, केओलोनाइट, इलाइट, ये तीनों। तो ब्लैक कॉटन सॉइल में आपका प्रेजेंट रहता है ये मोंट मोरिलोनाइट। तो यहाँ पे जो मोंट मोरिलोनाइट होता है इसका क्या है? हाई स्वेलिंग एंड श्रिंकेज है, इसका स्वेलिंग एंड श्रिंकेज बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से ब्लैक कॉटन सॉइल में जो होता है
ये आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे क्यों अनसुइटेबल है। तो लो बियरिंग कैपेसिटी डेफिनेटली है, अनसर्टन परमिएबिलिटी, कोहेसिव पार्टिकल्स, या फिर प्रॉपर्टी टू अंडरगो अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज ड्यू टू वेरिएशन ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा सुटेबल जो ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन डी, प्रॉपर्टी टू अंडरगो अ वॉल्यूमेट्रिक चेंज। ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम चेंज हो जाए। जब हम पानी ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वेल कर जाएगा, लेकिन पानी जब बाहर आ जाएगा या फिर पानी जब वेपोराइज करेगा, इवापोरेट करेगा, तो उसका श्रिंकेज बहुत ही ज़्यादा होगा। तो ये वॉल्यूम चेंज जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा रेंज में होता है, इसीलिए हम ब्लैक कॉटन सॉइल को फाउंडेशंस के लिए ज़्यादातर यूज़ नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो कोई ट्रीटमेंट करके करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट फॉर आइसोलेटेड फाउंडेशन ऑन क्लेई सॉइल शुड बी लिमिटेड टू। तो देखिए दोस्तों, आइसोलेटेड फुटिंग है, ये सारे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपका है फाउंडेशन के हिसाब से आपका मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट और सॉइल्स का के हिसाब से भी आपका वैरी करता है। आइसोलेटेड होगा तो क्या होगा, या फिर कंबाइंड होगा तो क्या होगा, रैफ्ट होगा तो क्या होगा, ये सारे आपको याद रखना है। रैफ्ट तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, आइसोलेटेड और यहाँ पे है आपका क्लेई सॉइल। तो कितना हो जाएगा मैक्सिमम टोटल सेटलमेंट, 25 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर या फिर 100 मिलीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 65 मिलीमीटर। तो आइसोलेटेड के लिए, क्लेई के लिए आपका हो जाएगा 65 मिलीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द एडिशनल पाइल ड्रिवन टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ सपोर्टिंग लोड्स ऑन वर्टिकल पाइल्स इज नोन एज। तो देखिए दोस्तों, एक एडिशनल पाइल दिया जाता है, क्यों? क्योंकि आपका जो कैपेसिटी है, जो वर्टिकल पाइल्स है, उसकी जो सपोर्टिंग लोड्स है, उसकी कैपेसिटी को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए। तो ऐसे टाइप का पाइल को क्या कहा जाता है? सिंकिंग पाइल, इसेंट्रिक पाइल, रेमंड पाइल या फिर सिंप्लेक्स पाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सिंप्लेक्स पाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। In pile foundation, when the load is supported by friction between the pile and surrounding soil and also by resting the pile on hard stratum, such a pile is known as। तो देखिए दोस्तों, पाइल फाउंडेशन है और यहाँ पे क्या है, लोड जो है ये फ्रिक्शन से सपोर्ट हो रहा है, और फ्रिक्शन बिटवीन, किसके बीच? फ्रिक्शन बिटवीन द पाइल एंड द सराउंडिंग सॉइल, एंड ऑल्सो बाय रेस्टिंग द पाइल ऑन हार्ड स्ट्रैटम। तो पाइल कहाँ पे रेस्ट कर रहा है? हार्ड स्ट्रैटम पे रेस्ट कर रहा है। तो ऐसे टाइप को पाइल के हम क्या कहेंगे? फ्रिक्शन पाइल, बेयरिंग पाइल, फ्रिक्शन एंड बेयरिंग पाइल या फिर शीट पाइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से, फ्रिक्शन एंड एंड बेयरिंग दोनों होता है। फ्रिक्शन पाइल में आपका दोस्तों क्या हो जाता है, यहाँ ये है आपका एंड बेयरिंग पाइल, तो इसको ये एंड, ये बेयरिंग होता है। और फ्रिक्शन पाइल में आपका हो जाता है जो वो होता है आपका सॉइल पार्टिकल्स के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से, तो वो हो जाता है आपका फ्रिक्शन पाइल, और ये आपका एंड बियरिंग पाइल। तो यहाँ पे दोनों एक्शन अगर एक ही साथ हो जाएगा तो वैसे टाइप का पाइल को हम कहेंगे फ्रिक्शन एंड एंड बियरिंग पाइल, दोनों एक साथ काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर ए रेक्टेंगुलर फाउंडेशन ऑफ विथ बी, द इसेंट्रिसिटी ऑफ लोड शुड नॉट बी ग्रेटर देन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर एक सब्जेक्ट में हमको ये पढ़ने को मिलता है। तो रेक्टेंगुलर फाउंडेशन के लिए इसेंट्रिसिटी किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? B/3, B/4, B/5 या फिर B/6। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, B/6। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कॉमन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टाइप ऑफ फाउंडेशन इन विच कैंटिलीवर बीम इज यूज्ड फॉर जॉइनिंग टू फुटिंग सीट्स। तो देखिए दोस्तों, एक ही कैंटिलीवर बीम के माध्यम से हम दोनों फुटिंग्स को ज्वाइन कर देंगे। तो वैसे टाइप का फाउंडेशन को आपको क्या कहा जाएगा? रैफ्ट फुटिंग, स्ट्रैप फुटिंग, कंबाइंड या फिर एनी ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्ट्रैप फुटिंग। तो देखिए दोस्तों, ऐसे हो जाता है कि एक ही बीम के माध्यम से दोनों कॉलम्स या फिर दोनों फाउंडेशन को हम ज्वाइन कर देंगे, तो वो हो जाएगा आपका स्ट्रैप फुटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ W इज द वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम एंड P इज द सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, फाई इज द एंगल ऑफ रिपोज ऑफ सॉइल या फिर आप इसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इंटरनल फ्रिक्शन भी हम कभी कभी कहते हैं, देन द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन विल बी इक्वल टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका डेप्थ ऑफ फाउंडेशन का फॉर्मूला पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? P क्या है आपका? सेफ बियरिंग कैपेसिटी, और W है वेट ऑफ सॉइल पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है P/W 1 - sin phi by 1 + sin phi होल स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर ए ब्रिज पायर इन वेरी डीप वाटर द फाउंडेशन टू बी यूज्ड शुड बी। तो देखिए दोस्तों, एक ब्रिज पायर है और डीप वाटर है, तो इसके लिए आपका कौन सा टाइप का फाउंडेशन यूज़ किया जाता है? वेल फाउंडेशन, पाइल फाउंडेशन, कैशन फाउंडेशन या फिर कोफरडैम। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन सी, कैशन फाउंडेशन। ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। तो देखिए दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।